नमस्कार दोस्तों, एकलव्य प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं दिनेश कुमार। हम लोगों ने बेटा बात की थी, चर्चा की थी कि वैदिक सभ्यता की, खासतौर से वैदिक सभ्यता के जो निर्माता थे वो आर्य थे और एक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते थे। इसी कारण को क्या कहा जाता है, ग्रामीण सभ्यता भी इसको कहा गया। आर्य जो थी वो मध्य एशिया से भारत की ओर आए थे, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़ों में आए थे। आर्य जो है कबीलाई जीवन यापन करते थे, मतलब स्थायी जीवन नहीं जीते थे। चूंकि हमने आर्य सभ्यता यानी वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट कर पढ़ा था, इसका जो पहला भाग था वो कहलाता है बेटा पूर्व वैदिक सभ्यता और इसका उत्तरवर्ती काल कहलाता है उत्तर वैदिक सभ्यता। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल की, यानी उत्तर वैदिक सभ्यता की। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने बात की थी वैदिक सभ्यता की, और वैदिक सभ्यता में हमने कंप्लीट किया था एक पोर्शन क्या, जिसका नाम था पूर्व वैदिक सभ्यता। क्या होता है बेटा, ये इसका नाम क्या था, पूर्व वैदिक सभ्यता। इसको दो भागों में बांटकर पढ़ा था। इसका जो समय था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक माना जाता है। इस काल को ऋग्वेद काल कहते हैं। इस काल को ऋग्वेद काल कहते हैं क्योंकि इसकी जानकारी जो है ओनली ऋग्वेद से मिलती है। किसकी जानकारी, इस वाले एरा की। इसके अलावा दूसरा जो चरण था वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इसका जो समय है वो 1000 बीसी से 600 बीसी माना जाता है। अब बातें आती है कि इसमें 1000 साल, 1000 कॉमन है, इसमें भी 1000 कॉमन है। तो क्या हुआ बेटा, इसका जो पूरा समय था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी 600 बीसी माना जाता है। अब 1000 बीसी कॉमन है, इसका मतलब है कि 1000 बीसी में कुछ हुआ था, कुछ कांड हुआ था। 1000 बीसी में लोहे की खोज हुई थी। क्या हुई थी, लोहे की खोज हुई थी। इस लोहे की खोज से क्या हुआ, जमीन की गहरी खुदाई हुई। जमीन की खुदाई हुई, खुदाई का मतलब खेत की जुताई हुई। और जब जमीन की खुदाई हुई तो बेटा क्या हुआ, कृषि कार्य प्रारंभ हुआ। और जब कृषि जहाँ होती है तो तुम खेत को अपने सर पर उठा के नहीं भाग जाओगे। आप कृषि करोगे तो वहाँ रहना पड़ेगा, क्योंकि जानवरों से उनकी रखवाली करनी पड़ेगी। कि जो कृषि कर रहे हैं उसकी निराई करनी पड़ेगी, उसकी गुड़ाई करनी पड़ेगी, यहाँ तक कि उसमें खाद पानी बीज इत्यादि देना होगा। इसी कारण कृषि जब आती है तो स्थायी जीवन आता है। क्या आता है बेटा, स्थायी जीवन आता है। और स्थायी जीवन क्या होता है, अस्थायी जीवन से काफी अलग होता है। तो चूंकि पूर्व वैदिक काल का जो समय था, इस काल में आर्यों का जो मुख्य धंधा था यानी पेशा था वो पशुपालन था। और पशु दो चीजों पर डिपेंड होते हैं, एक तो पानी और एक घास। यदि पानी और घास यदि किसी क्षेत्र में है तो जब तक वो वहां पर पशुपालन करेंगे, और पानी और घास खत्म हो जाएगा वहां का, तो आर्य कहाँ चले जाते थे, दूसरी यानी अन्यत्र जगह चले जाते थे। फिर वहां का खत्म होगा तो कहीं तीसरी जगह चले जाते थे, अर्थात कहीं भी एक जगह स्थायी नहीं रहते थे। तो पशुपालन जब भी कहीं किसी सोसाइटी में होता है बड़े पैमाने पर, तो वह जीवन अस्थायी होता है। और अस्थायी जीवन की अपनी अलग पहचान होती है। और इस काल में लोहे की खोज से जीवन आर्यों का क्या हो गया, स्थायी। तो स्थायी जीवन में और अस्थायी जीवन में काफी डिफरेंट होता है। यही कारण है कि हमने इस सभ्यता को दो पार्टों में बांटकर पढ़ा है। इस सभ्यता का मतलब इस एरा का, इस काल का सामाजिक जीवन अलग होगा, उस काल का सामाजिक जीवन अलग होगा। कारण क्या है मैं बता चुका हूँ, अस्थायी और स्थायी। इस काल का जो शासक होगा, जो इस काल में राजा होगा, उसके कर्तव्य कुछ अलग होंगे और इस काल में उसके कर्तव्य कुछ अलग होंगे। इस काल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अलग होंगे, मतलब इस काल की अपेक्षा अलग होंगे। तो बेटा आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से इन दोनों को हमने डिवाइड किया। तो अब हम बात करते हैं बेटा उत्तर वैदिक काल की। और यदि प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, इससे भी ज़्यादा डेप्थ में जाके समझना है, तो हमारे जो पहले के जो लेक्चर हैं उनको फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद उनको देखें, और इसके बाद आपको टोटल जानकारी निकल कर आपके सामने आ जाएगी। क्लियर।
अब हम बात करते हैं बेटा उत्तर वैदिक काल की। इसका जो समय है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। प्यारे बच्चों, जब हमने पढ़ा था कि आर्य आर्य कहाँ से आ रहे थे? मध्य एशिया से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे थे बेटा? मध्य एशिया से आ रहे थे। आर्य कहाँ से आ रहे थे? मध्य एशिया से। और ये कबीलों के रूप में आ रहे थे। मान के चलो ये ए कबीला हुआ, ये बी कबीला हुआ और ये सी कबीला हुआ। मतलब इन कबीलों से पता चलता है कि जो आर्य थे वो इकट्ठे नहीं आए थे, वो टुकड़ों में भारत में आए थे। और जब भारत में आए थे तो भारत के जो पश्चिमी सीमा क्षेत्र है, भारत का जो पश्चिमी सीमा क्षेत्र है उसमें ये लोग क्या कर रहे थे? बसावट हुई थी। ये लोग कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में बस गए थे। कहाँ बस गए थे बेटा? पश्चिमी क्षेत्र में बस गए थे। आर्य कहाँ बस गए थे बेटा? पश्चिमी क्षेत्र में, जिसे कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। और आर्य भारत में जो आए थे वो काहे के लिए आए थे? आर्यों का इस समय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन को पानी और घास की आवश्यकता होती है। चूंकि हम बता चुके थे कि मानसून ना पश्चिम की ओर खिसक रहा था। मानसून क्या हो रहा था? पश्चिम की ओर खिसकने के कारण आर्य भारत की ओर आ रहे थे। काहे की तलाश में? इन दोनों की तलाश में। और इन दोनों की तलाश में आ रहे थे। और सप्त सैंधव में देखो 7 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं प्यारे बच्चों? 7 नदियां हैं। और जब जहां पानी ही पानी है तो घास तो होगा। तो आर्य सबसे पहले सप्त सैंधव प्रदेश में बसे। और जब ये सप्त सैंधव प्रदेश में बस रहे थे तब आर्यों का जो काल था वो मान लेते हैं हम पूर्व वैदिक काल। क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों? इसे पूर्व वैदिक काल मान लेते हैं। लेकिन हुआ क्या? अब आर्य क्या हुए? आर्यों के जीवन में, यहां से हम एक चित्र बना रहे हैं, यहां से आप बहुत अच्छे से देखना कि जैसे यहां हम आपको एक नदी बता रहे हैं। ये क्या है बेटा? एक नदी है। एक नदी है। इस नदी का नाम यमुना है। इस नदी का नाम क्या है प्यारे बच्चों? यमुना है। और एक हम यहां से बता रहे हैं आपको बेटा क्या? अरावली पर्वतमाला। क्या बता रहे बेटा? अरावली पर्वतमाला बता रहे हैं। इस प्रकार से ये क्या है? अरावली पर्वतमाला। और प्यारे बच्चों इसके ऊपर जो है, इसके जो ऊपर है वो हिमालय पर्वतमाला है। तो देखो जो आर्य पूर्व वैदिक काल के जो आर्य थे उसके उत्तर में क्या था प्यारे बच्चों? हिमालय था। इसके अलावा इसके पश्चिम में क्या थी बेटा? इनकी पश्चिमी सीमा कहाँ थी बेटा? ये क्या थी बेटा? पश्चिमी सीमा थी। ये क्या थी बेटा? पश्चिमी सीमा थी। आर्य पश्चिम में कहाँ तक विस्तारित हो पाए थे बेटा? यमुना नदी तक। और दक्षिण में कौन थी बेटा? दक्षिण में थी अरावली पर्वतमाला। मतलब जो पूर्व वैदिक काल के जो आर्य हैं वो भारत, उनकी जो सीमांकन था वो इस साइड तक, यदि भारत में देखें तो पश्चिमी जो उनकी सीमा थी वो यमुना नदी तक फैले हुए थे, उत्तर में वह हिमालय तक फैले हुए थे और दक्षिण में वह अरावली पर्वत तक फैले हुए थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ? आर्यों ने यमुना नदी को पार किया। आर्यों ने क्या काम किया? यमुना नदी को पार किया। और यमुना नदी को जैसे ही पार करोगे तो बेटा क्या लग जाएगी आपकी? क्या लग जाएगी? एक प्रकार की गंगा घाटी लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? एक प्रकार की गंगा घाटी लग जाएगी। और आर्य कहाँ आ जाएंगे बेटा? अब इस गंगा घाटी में आर्य आ जाएंगे। इस गंगा घाटी में क्या करेंगे? आर्य आ जाएंगे। तो ये जो आर्य हैं वो कहाँ आ जाते हैं बेटा? ये है कौन सी बेटा? यमुना, यमुना गंगा घाटी। यमुना गंगा घाटी आप ऐसा पढ़ लीजिए। यमुना नदी के इस साइड आ गए। मतलब कहाँ आ गए बेटा? ये गंगा घाटी में आ गए। तो ये जो काल है
मतलब आर्यों का जो सप्त सैंधव प्रदेश है वो कब से कब तक रहा बेटा? 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक। आर्य इस 500 साल तक यहीं रहे, लेकिन हो सकता है कि इनकी जनसंख्या में इजाफा हो सकता है कि आर्य और आए हों, तो वो आर्य जो आ रहे हैं उस साइड से वो यहाँ ना बस के गंगा के मैदानों में आए हों। हो सकता है कि आर्यों की अब जरूरतें यहाँ पर पूरी नहीं हो रही हों, तो फिर उनका विस्तार आगे की ओर हुआ हो। तो आर्य इस गंगा घाटी में बढ़े कब बेटा? उत्तर वैदिक काल में। और कब बढ़े बेटा? उत्तर वैदिक काल में बढ़े। और इसका उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है वो आपको बता चुके हैं कि कितना है बेटा? 1000 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, अब जैसे वो गंगा घाटी में बढ़े तो यहाँ पर है ना एक चीज के दर्शन हो गए बेटा, और वो दर्शन था लोहा। क्या था बेटा? लोहा। और इस लोहे ने क्या काम किया? कृषि को प्रोत्साहन किया। और कृषि ने क्या किया बेटा? कृषि ने क्या किया? कृषि ने उत्पादन को संभव बनाया। उत्पादन मतलब ज्यादा से ज्यादा अनाज। और उत्पादन ने क्या किया? जीवन को स्थायी बना दिया। भाई ये लोग क्यों भटक रहे थे? भोजन की तलाश में तो भटक रहे थे, क्योंकि चारा और पानी किसको मिलता था? इनके पशुओं को मिलता था, और पशुओं से ये दूध वगैरह निकालते थे, उनसे तरह तरह के व्यंजन बनाते थे और खाते थे। मतलब सीधी सी बात है कि आर्य अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटक रहे थे। लेकिन जब उनकी आजीविका एक ही जगह मिल जाए, उनके खाने का प्रबंध एक ही जगह हो जाए, तो भला वो क्यों भटकेंगे? यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल का जो संबंध है वो मध्य गंगा घाटी से है, और मध्य गंगा घाटी में आर्यों का जीवन आकर रुक गया। अब उनकी एक्टिविटी रुक गई। पहले जो एक्टिविटी हो रही थी वो तरल थी। मतलब क्या थी बेटा? तरल थी। तरल का मतलब समझ रहे? तरल थी मतलब तरल चीज क्या होती है? एक्सचेंज हो जाती है, परिवर्तनशील होती है। जैसे पानी तरल होता है तो उसको एक्सचेंज किया जा सकता है, एक बर्तन से दूसरे में डाला जा सकता है। तो इनकी जितनी भी गतिविधियां थी, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, चाहे वो आर्थिक जीवन हो, चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, वो तरल था। मतलब बड़ा इजी था। समझ रहे? इजी का मतलब क्षत्रिय है तो वो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण है तो वो शूद्र भी बन सकता है, शूद्र है तो वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण दोनों बन सकता है। यहाँ पर जो राजा था, राजा का प्रमुख कार्य था, देखो हर चीज तरल है। तरल का मतलब क्या है? इजी है। तो राजा भी बड़ा जटिल नहीं होगा। राजा के भी जो कर्तव्य होंगे वो अपनी सोसाइटी की सुरक्षा करना, दूसरा कर्तव्य पशुओं की सुरक्षा करना था। और मतलब राजा के मन में भी लालच नहीं आए। लेकिन बेटा यहाँ पर जीवन क्या हो गया? स्थायी। तो तरल की जगह यहाँ पर जीवन कैसा हो गया? ठोस हो गया। अब हर चीज जम चुकी थी। मतलब यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ का जो सामाजिक जीवन यानी वर्ण व्यवस्था जम जाएगी। अब एक्सचेंज नहीं होगी। राजनीतिक जीवन, जो राजा की भूमिका थी यहाँ पर क्या थी? इजी थी। अब यहाँ की जो राजा के कर्तव्य हैं वो कर्तव्यों को भूल जाएगा। कर्तव्यों को भूलकर अधिकार जमाने लगेगा। क्या करने लगेगा? अधिकार जमाने लगेगा। यहाँ पर फिर क्या होगा? जो धार्मिक जीवन था, यहाँ का धार्मिक जीवन भी बड़ा इजी था। क्यों? क्योंकि धार्मिक जीवन सरल था। मतलब यहाँ पर जो करते थे, यज्ञ वगैरह करते थे, प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन यहाँ का जीवन चेंज हो जाएगा, धार्मिक जीवन। क्यों? क्योंकि स्थायित्व आ चुका, अब ठोस हो चुका है। यदि किसी देवता को मान लेंगे तो मान लेंगे, कर्म कांड बढ़ने लगेंगे। इसी कारण हमने इसको क्या किया है बेटा? डिवाइड किया है। आशा करते हैं कि आपको ऐसे वीडियो समझ में आते रहे होंगे। मैं आपसे सिर्फ इतनी ही आशा करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप हमें कमेंट करें कि आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत है, और मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और पढ़ने के बाद मैं अपनी तरफ से आपको मतलब उत्तर देने का पूर्ण तरीके से प्रयास करूंगा। ठीक है, अब हम प्रॉपर तरीके से इस उत्तर वैदिक काल की बात कर लेते हैं। क्लियर? अब आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना बेटा, और कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि जो आपका पूर्व वैदिक काल था बेटा, पूर्व वैदिक काल था वो तरल था, लेकिन उत्तर वैदिक काल हो चुका है ठोस। अब ठोस क्या होता है? सॉलिड होता है। यहाँ चेंजिंग होने की क्या नहीं होती? गुंजाइश बहुत ही कम होती है ठोस में। ठीक है, कुछ व्यक्ति कहते हैं बड़े ठोस बुद्धि के होते हैं, तो वो ठोस ही बुद्धि के आदमी आने वाले हैं। कुछ बड़े तरल बुद्धि के आदमी होते हैं। तरल बुद्धि के आदमी आजकल देखने को कहाँ मिलते हैं? इंडिया सोसाइटी में सब ठोस हो चुके हैं। आज भी ठोस हैं, दिमाग से कुंद है बहुत सारे, 90% तक लोग। उन्होंने जो कह दिया, जो मानते आ रहे तो मानते आ रहे, क्योंकि वो ठोस हो चुके हैं। ठीक है,
तो उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भौगोलिक जीवन, आर्यों का भौगोलिक जीवन। ठीक है, आर्यों का सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? भौगोलिक जीवन। आप पहले नोट्स बनाते जाओ मेरे साथ प्रॉपर, भौगोलिक जीवन। इसके बाद हम आर्यों का पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इस जीवन में? क्या उस काल की अर्थव्यवस्था को ही निरंतर कर रहे थे, क्या या अर्थव्यवस्था चेंज हो चुकी थी, और हुई थी चेंज तो कितनी हुई थी? इसके बाद हम बात करेंगे सामाजिक जीवन की, कि इनका भाई सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा। फिर हम इनकी बात करेंगे राजनीतिक जीवन की, भाई इस काल में राजनीतिक जीवन कैसा रहा होगा। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इनकी धार्मिक जीवन की, और इस काल में इनके धार्मिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन आए। समझ रहे? अभी कहानी है पूरी बेटा, एक कहानी है, हमें एक रिलेट करना है इस कहानी को पूर्व वैदिक काल से लेकर उत्तर वैदिक काल तक। कहानी है कि ये चीजें पहले भी चल रही थी आर्यों के जीवन में, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में हम बता चुके कि इनका जीवन क्या हो चुका था बेटा? स्थायी। स्थायी का मतलब अब क्या हो चुका था? ठोस रूप में आ चुके थे। ये किस रूप में आ चुके थे बेटा? सॉलिड रूप में आ चुके थे। तो जितनी भी ये चीजें हैं, ये संस्थाएं हैं, इनका क्या होगा? ये ठोस रूप में धीरे धीरे क्या होंगी? जमने लगेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? सबसे पहले भौगोलिक जानकारी की। भौगोलिक जीवन। चलो भौगोलिक जीवन की बात करते हैं। तो भौगोलिक जीवन की जब बात करते हैं तो भौगोलिक जीवन में ये कहाँ आ चुके थे बेटा? मध्य गंगा घाटी में आ चुके थे। मध्य गंगा घाटी तक पहुंच चुके थे ये लोग। क्लियर? अब मध्य गंगा घाटी तक पहुंच चुके होंगे तो बेटा यदि हम देखिए इसमें क्या था, इनका उत्तर वैदिक काल में उत्तर में इनकी उत्तरी सीमा कहां तक थी बेटा? हिमालय पर्वत तक। ये हिमालय को तो पहले से भी जानते थे। उत्तर में यह हिमालय तक आर्यों का विस्तार था। दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला। दक्षिण में क्या थी बेटा? विंध्याचल पर्वतमाला तक ये लोग पहुंच चुके थे। कहां पहुंच चुके थे बेटा? विंध्याचल पर्वतमाला तक। ये कहां पड़ती है बेटा? दक्षिण तक इनकी सीमा, दक्षिणी सीमा क्या थी बेटा इनकी? विंध्याचल पर्वतमाला। अब पूर्वी सीमा तो आपको पता है कि कहाँ रही होगी बेटा? यमुना नदी। इसके अलावा जो इनकी पूर्वी सीमा तक, पूर्वी सीमा थी वो बेटा कहाँ तक पहुंच चुकी थी? बिहार तक पहुंच चुकी थी। पूर्वी सीमा कहाँ तक? इनका विस्तार कहाँ तक हो चुका था बेटा? बिहार तक। बिहार की गंडक नदी तक। कहाँ तक बेटा? बिहार की गंडक, यानी जैसे हम क्या कहते हैं? सदा नीरा। क्या कहते हैं बेटा? सदा नीरा नदी कहते हैं। ठीक है, और यहां तक क्या मान लो इसका क्षेत्र बेटा? यमुना नदी। क्या मान लो बेटा? यमुना नदी। कहाँ बेटा? पश्चिम में मान लो। ठीक है, क्या मान लो बेटा? पश्चिम में। लेकिन प्यारे बच्चों यदि हम यही स्ट्रक्चर पूर्व वैदिक काल की बात करें तो देखो बेटा, नॉर्थ में ये हिमालय को जानते थे। नॉर्थ में पूर्व वैदिक काल में ये लोग हिमालय को जानते थे, लेकिन जो इनकी पश्चिमी सीमा थी वो क्या थी बेटा? यमुना थी। पूर्वी सीमा जो थी वो क्या थी बेटा? पूर्वी क्षेत्र जो यमुना नदी तक फैले हुए थे। ये पश्चिम में बेटा मान के चलो ये अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। अफगानिस्तान तक फैले हुए थे, और दक्षिण में ये अरावली पर्वतमाला तक फैले हुए थे। तो आप कंपेयर कर सकते हो, क्या कर सकते हो? उत्तर वैदिक काल की और पूर्व वैदिक काल की आप क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो कि इनका विस्तार कहाँ था और इनका विस्तार कहाँ था। फलस्वरूप आगे चलकर आने वाले समय में आगे चलकर यही क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? आगे चलकर यही क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। यही क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? बाद में कालांतर में आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। खास तौर से आर्य भारत है, ये उत्तर भारत के रूप में, उत्तर भारत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
किसमें किया जाता है प्यारे बच्चों? उत्तर भारत के रूप में। इस उत्तर विंध्याचल पर्वतमाला और हिमालय पर्वतमाला के बीच का भूभाग आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। आर्यावर्त का मतलब पूरा भारत नहीं आता है आर्यावर्त में, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भाई इस समय जे अलग अलग नदियों को जानते थे, इस समय अलग अलग नदियों को जानते थे भौगोलिक जानकारी में, क्योंकि अब अलग अलग क्षेत्र में जा रहे, तो नदियों से संबंधित यदि आपके पास क्वेश्चन आता है, क्योंकि भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? भूगोल में नदियां, पर्वत, पठार, मैदान यही तो पढ़ते हैं, तो नदियां भौगोलिक जानकारी में पढ़ेंगी कि नहीं पढ़ेंगे? आपको इतना तो पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, नदियों से संबंधित क्या क्वेश्चन बनते हैं? बेटा यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आर्यों की पवित्र नदी कौन थी? आर्यों की पवित्र नदी कौन थी? यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि आर्यों की जो है वो प्रमुख नदी कौन थी? और फिर क्वेश्चन ये बनता है कि वैदिक संहिता में कितनी नदियों का उल्लेख है? देखो बेटा मेरी बात को सुनना, मैं हर चीज को आपको क्या करेंगे क्लियर करेंगे, बस देखते जाओ। वैदिक संहिता में कितनी नदियां थीं? ऋग्वेद में कितनी नदियां उल्लेखित थीं ऋग्वेद में? और ऋग्वेद के नदी सूक्त में कितनी नदियां उल्लेख थीं ऋग्वेद? ये तीनों क्वेश्चन आपको काफी कंफ्यूज करने वाले हैं। ये पूरा नदियों का कॉन्सेप्ट ही आप आज तक कंफ्यूज होते रहे होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम आपके हर एक डाउट को खत्म करने वाले हैं। बेटा पवित्र कौन होता है? पवित्र कौन होता है? आप अपने मन से पूछ सकते हो कि पवित्र कौन होता है। तो बेटा जो इनकी जो पवित्र नदी थी वो क्या थी? सरस्वती। क्या थी बेटा? सरस्वती। सरस्वती नदी इनकी पवित्र नदी मानी जाती थी। अब इस बात को हम प्रूव करते हैं। आर्यों के पवित्र ग्रंथ कौन थे? आर्यों के पवित्र ग्रंथ कौन थे? आपसे ये प्रश्न मैं पूछता हूं तो आप बोलोगे बेटा इनके जो ग्रंथ थे वो वेद थे। तो पवित्र ग्रंथ कौन थे? वेद थे। और वेदों की जो रचना हुई थी, वेदों की जो रचना हुई थी बेटा प्यारे बच्चों, वेदों की जो रचना हुई थी वो इसी नदी के किनारे हुई थी। इसी गाढ़ी नदी क्या मानी जाएगी? पवित्र नदी मानी जाएगी। और पवित्र नदी होने के कारण इसी को कहा जाएगा बेटा नदी तमा। क्या कहा जाएगा बेटा? नदी तमा। नदियों की मां के नाम से जाना जाएगा। ओके, इसके अलावा प्रमुख नदी कौन थी? अब चलो हम आप बात करते हैं। मैंने आपको एक डायरी दी और उस डायरी में कहा कि आप करीब अपने 10 मित्रों के बारे में लिख कर लाओ। या चलो हटाओ इस कॉन्सेप्ट को, दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा आपको। मैंने एक स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट का नाम कल्लू है। क्या नाम है उस स्टूडेंट का? नाम कल्लू है। और कल्लू ने अपनी किताब में एक व्यक्ति का नाम ज्यादा लिखा है। क्या होता है, हम 10वीं क्लास में 12वीं क्लास में कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, विशेष नाम लिखते हैं। क्या नाम लिखते हैं? कुछ विशेष नाम लिखते हैं। जैसे कल्लू ने यहाँ पर एक नाम ज्यादा लिखा। कल्लू ने क्या नाम लिखा? एक नाम ज्यादा लिखा। वो नाम कोई भी हो सकता है। जैसे कल्लू ने कोई एक नाम कोई भी ले लो। जैसे कल्लू ने लिखा है, कल्लू ने मान के चलो यहाँ पर किसी ईश्वर का नाम ले लेते हैं, आप लोग किसी देवता का नाम ले लेते हैं। जैसे इंद्र का नाम बार बार कल्लू लिख रहा है। इंद्र का नाम क्या कर रहा है? कल्लू बार बार लिख रहा है। तो आप क्या समझोगे? मान के चलो कल्लू ने अपनी इस किताब में इंद्र का नाम सबसे ज्यादा बार लिखा, तो इससे हम लगा सकते हैं आशा है कि कल्लू की लाइफ में इंद्र का बहुत बड़ा महत्व है। मतलब कल्लू इंद्र को बहुत ज्यादा मानता है। क्या मानता है? बहुत ज्यादा मानता है। मतलब उसके जीवन में इंद्र का काफी इंपोर्टेंस है, मतलब प्रमुख है। यही कारण है कि जो ऋग्वेद है बेटा, इसमें सर्वाधिक बार क्या होता है बेटा? ऋग्वेद एक किताब है और इस किताब में सर्वाधिक बार सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सिंधु का उल्लेख मिलता है। जिससे हम पता करते हैं कि आर्यों की जो प्रमुख नदी थी बेटा वो सिंधु थी। क्यों? क्योंकि ये कोई व्यक्ति अपनी डायरी में किसी व्यक्ति का बार बार नाम लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसके जीवन में इंपोर्टेंस है। कई लोग क्या होते हैं, अपने हाथों पे नाम लिखवा लेते हैं। हाथों पे नाम क्यों लिखवा लेते हैं? क्योंकि उनके जीवन में उस व्यक्ति का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, वो व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं नाम कोई लिखवा लेता है।
उसका कारण है कि उसके जीवन में उस व्यक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, उसका जीवन उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और यदि नदियों में इतनी सारी नदियां हैं, उन नदियों में ऋग्वेद में सिंधु नदी को बार बार उल्लेख किया जा रहा है, मतलब आर्यों के लिए ये नदी काफी इंपॉर्टेंट रही होगी। इसी कारण इसको कहा, क्या कहा गया बेटा, प्रमुख नदियां। अब बेटा कहते हैं वैदिक संहिता, या वैदिक संहिता की बात करें तो एक हम ग्रुप की बात कर रहे हैं। ग्रुप का मतलब ग्रंथों का ग्रुप। कैसे? वैदिक संहिता में वेद भी आते हैं। वैदिक संहिता में क्या आते हैं बेटा, वेद भी आते हैं, ब्रह्मांड ग्रंथ भी आते हैं, चूंकि हम बताएंगे आपको ये अभी, आरण्यक भी आते हैं और उपनिषद भी आते हैं। क्या आते हैं बेटा, उपनिषद भी आते हैं। इनका जो पूरा ग्रुप है इसे वैदिक संहिता के नाम से जाना जाता है। अब वैदिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो वैदिक संहिता में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब वेद में भी कुछ नदियां हैं, कुछ नदियों का उल्लेख उपनिषदों में भी है, कुछ नदियों का उल्लेख आरण्यक में है। इन जितने भी ग्रंथ हैं इनमें टोटल नदियां कितनी हैं बेटा, कितनी नदियां हैं, टोटल 31 नदियों का इनमें उल्लेख है। तो वैदिक संहिता में 31 नदियां हैं। वहीं यदि आपसे ऋग्वेद से पूछा जाए कि ऋग्वेद में टोटल कितनी नदियां हैं, तो बेटा आप बताओगे कि ऋग्वेद में जो टोटल नदियां हैं बेटा वो कितनी हैं, 25। ऋग्वेद एक किताब है और इस किताब में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। अब बेटा कहना, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन ऋग्वेद जो है वो किस फॉर्मेट में लिखा गया है, तो ऋग्वेद बेटा श्लोक के रूप में लिखा गया है। क्या लिखा गया, श्लोक। और प्रत्येक श्लोक को सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सूक्त कहते हैं। और इन सूक्तों के भी अलग अलग नाम हैं। तो इसमें एक श्लोक आया, उस श्लोक को कहते हैं बेटा नदी सूक्त। क्या कहते हैं बेटा, नदी सूक्त। एक श्लोक है ऋग्वेद में, एक श्लोक है उसको कहते हैं नदी सूक्त। उस नदी सूक्त में क्या मिलता है बेटा, 19 नदियों का उल्लेख मिलता है। मतलब एक श्लोक में लगातार 19 नदियों का नाम मिलता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में नदी सूक्त, ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, जो नदियों के बारे में एक श्लोक लिखा गया है, ऋग्वेद में नदियों के बारे में क्या लिखा गया है, एक श्लोक लिखा गया है। उस श्लोक में कुल कितनी नदियां हैं, तो आप क्या करोगे बेटा, 19 हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि ऋग्वेद जो ऑल ओवर पूरी ऋग्वेद की किताब है, चाहे वो कोई भी श्लोक, कोई भी नदी, कोई भी सूक्त हो, उसमें 25 नदियों का उल्लेख है। वैदिक संहिता जो हमने बताए हैं टोटल कितने हैं बेटा, 31 हैं। तो इस प्रकार से हमने आर्यों की भौगोलिक जानकारी को कंप्लीट किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। इनकी उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था क्या रही होगी आर्यों की। अर्थव्यवस्था, तो आपको पता है कि अर्थव्यवस्था जो रही होगी, तो पहला पॉइंट इसका लेते हैं, इनका प्राथमिक पेशा क्या था बेटा। अब क्या होगा, प्राथमिक पेशा कृषि बन जाएगा। याद करो, पूर्व वैदिक काल का प्राथमिक पेशा क्या था बेटा, पशुपालन था। पशुपालन का स्थान किसने ले लिया बेटा, कृषि ने। एक कैसे संभव हुआ, लोहे की खोज के कारण। लोहा आ गया और गंगा में आ गए, गंगा नदी के क्षेत्र में आ गए। यहाँ पर काफी अच्छे मैदान थे, पानी काफी उपलब्ध था। भाई मैं आपसे पूछूं कि आर्य जो है वो स्थायी कैसे हो गए, उत्तर वैदिक काल में आर्य स्थायी कैसे हो गए, तो आप इतना बताओगे हमें कि सर आर्य मध्य गंगा घाटी में आ गए। मध्य गंगा घाटी यानी दोआब क्षेत्र में आ गए, गंगा यमुना के दोआब में आ गए। मध्य गंगा घाटी दोआब यानी यमुना वाले दोआब में आ गए। इसमें क्या काम किया इन्होंने, इस दोआब में इनको मैदान भी मिल गए। क्या मिल गया बेटा, मैदान भी मिल गए, पानी भी मिल गया, चारा भी मिल गया और लोहा भी मिल गया। मतलब एक जीवन की जरूरतें, जीवन की पूरी जरूरतों के साधन मिल गए। जीवन को चलाने के आवश्यक साधन मिल गए। और जब जीवन को चलाने के आवश्यक साधन तो मैं एक ही जगह पर मिल जाएंगे, तो भाई आपका जीवन क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। आपका जीवन क्या हो जाएगा बेटा, स्थायी हो जाएगा। या सुनो, अब लो
पशुओं के लिए चारा भी मिल गया, पानी भी मिल गया, लोहा मिल गया, मैदान कृषि के लिए मिल गया आपके लिए, और पानी भयंकर मात्रा में है। और तो और ये नदियां जलोढ़ मिट्टी ला रही थी, तो तुम्हें उपजाऊ मिट्टी भी मिल गई पहले की अपेक्षा। तो इससे क्या हुआ, तुम्हारी कृषि का उत्पादन अच्छा खासा हुआ, फलस्वरूप आपके जीवन में नवाचार आया, आर्यों के जीवन में। तो बेटा इनका जो प्राथमिक पेशा था वह कृषि हो गया। प्राथमिक पेशा क्या था बेटा, कृषि हो गया। लेकिन अभी पूर्व वैदिक काल में आर्य जो थे वो अकेले यप को उपजाते थे। यप का मतलब जो, यहाँ पर जो की तो खेती कर ही रहते इस उत्तर वैदिक काल में, ये साथ में गेहूं की भी खेती करने लगे। और तो और ये ब्रीही, ब्रीही का मतलब है ये चावल की कृषि भी करने लगे। मतलब फसलों में क्या आ गई बेटा, विविधता। फसलों में क्या आ गई प्यारे बच्चों, विविधता आ गई। फसलों में प्यारे बच्चों क्या आ गई बेटा, विविधता। जहां उस काल की, देखो बेटा साथ में हम कंपेयर भी करते चलें, क्या करते चलें बेटा, कंपेयर करते चलें, तो हमारे स्टूडेंट्स को, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं होगी बेटा, दिक्कत नहीं होगी। मैं कंपेयर बाद में करूंगा, या हो सकता है कि आपको कंपेयर करना है तो आप कर सकते हो। कैसे कंपेयर कर सकते हो कि देखो पूर्व वैदिक काल में अकेले क्या करते थे बेटा, यप की खेती करते थे, यप मतलब जो की। लेकिन इस काल में फसलों के रूप में क्या आ गई बेटा, विविधता आ गई। इसके बाद क्या हुई बेटा, इसमें जो पशुपालन था, जो पशुपालन था, ये पशुपालन का क्या बन चुका था बेटा, द्वितीयक पेशा। ऐसा नहीं कि इन्होंने पशुपालन बंद कर दिया हो, भला क्यों करेंगे पशुपालन बंद, पशुपालन चलता रहा, लेकिन पशुपालन का महत्व कमजोर होने लगा। पशुपालन का महत्व क्या हो गया, कम हो गया। मतलब पशुपालन इनका क्या बन गया बेटा, द्वितीयक पेशा। अब कहना सर पशुपालन का महत्व क्यों हो गया, कृषि का महत्व क्यों बढ़ गया। तो पहली बात आप समझ लीजिए यहां से कि देखो बेटा, लोहे की खोज होने से, लोहे की खोज होने से कृषि संभव हुई। क्या हुई, कृषि संभव हुई। और कृषि कहां करोगे बेटा, तुम भूमि पे करोगे। क्या करोगे बेटा, भूमि पे करोगे, यह सुनो। और बेटा लोहे की खोज के कारण कृषि संभव हुई, और कृषि कहां करोगे बेटा, भूमि पर करोगे। तो इसका मतलब है कि भूमि की वैल्यू बढ़ने वाली है, भूमि की वैल्यू बढ़ने वाली है। एक तो ये खेती के लिए भी प्रयुक्त होगी, और दूसरी ये आवास के लिए, रहने के लिए भी प्रयुक्त होगी। अर्थात अब भूमि का महत्व बढ़ने लगा। भूमि का क्या हुआ, महत्व बढ़ने लगा। अर्थात भूमि का महत्व गाय से ज्यादा हो गया। भूमि का महत्व गाय से ज्यादा हो गया। और गाय कहाँ आती थी बेटा, पशुपालन में। अभी बेटा क्या करती थी, गाय आर्यों की आजीविका चलाती थी। क्या होती थी बेटा, आजीविका चलाती थी। अब आर्यों की आजीविका क्या चला रही है बेटा, भूमि। क्या चला रही है बेटा, भूमि। तो अब भूमि का कॉन्सेप्ट आएगा, भूमि की धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी। और आज की जमीन की देख लो क्या वैल्यू है। तो देखो आर्य कितने जल्दी चेंज हुए कि भाई आज लोग क्यों चेंज हो जाते हैं। आज तुम अच्छा पैसा दे रहे हो तो तुम्हारे यहाँ वर्क कोई करेगा, कल कोई अच्छा पैसा देगा कोई वहां वर्क करेगा। मेरा कहने का मतलब है कि सब लोग अपनी आजीविका के पीछे इधर उधर भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आजीविका के साधन जिसे जहां अच्छे मिलते हैं वहां वो चला जाता है। यस नो, तो क्लियर, आपको ये बात समझ में आई होगी। इसके अलावा एक बात और आती है पशुपालन के साथ इनके उद्योग धंधे। क्या हुआ बेटा, पहले ये क्या करते थे, उद्योग धंधे पहले भी करते थे, लेकिन अब जो इनके उद्योग धंधे हैं इनका विकास होने लगा, क्योंकि अब स्थायित्व का गुण आ गया। तो इनके जो उद्योग धंधे थे बेटा, उद्योग थे या शिल्प थे, अब शिल्प में भी विविधता आई। जैसे अब लोहे धातु का काम होने लगा। किसका बेटा, लोहे धातु का काम होने लगा। रथ निर्माण का काम तो हो ही रहा था, साथ में मृद भांड का भी काम हो रहा था कि नहीं हो रहा था। साथ में अब कृषि उपकरण भी बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे बेटा, कृषि उपकरण भी बनने लगेंगे, क्योंकि क्या हो रही है बेटा, कृषि हो रही है। तो क्या बनने लगेंगे बेटा, कृषि उपकरण। लेकिन अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा व्यापार भी होता है कि जो लोग व्यापार भी करते होंगे इस काल में भी, लेकिन व्यापार वही बना रहा, वस्तु विनिमय। अभी भी लेन देन का माध्यम क्या रहा, वस्तु। वस्तु दो वस्तु लो। अभी ऐसा मुद्रा का कोई प्रचलन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ बेटा,
मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। अब इनकी अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था बेटा? अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा था? आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। तो प्यारे बच्चों, जो अर्थव्यवस्था का स्वरूप था वो अब कबीलाई अर्थव्यवस्था से बढ़कर अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई इनकी। क्यों? क्योंकि अब गांव अस्तित्व में आ चुके थे। अब कबीला क्या हो चुके थे? एक जगह स्थिर रहने लगे थे। फिर उन्हीं कबीलाओं में जनसंख्या वृद्धि हुई और धीरे धीरे वह गांव के रूप में विकसित हुए, यानी उनका विकास हुआ। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं अब सामाजिक जीवन की। किसकी बात करने वाले हैं? सामाजिक जीवन की। लेकिन इसके पहले यदि हम अर्थव्यवस्था की कंपेयर कर दें, क्या कर दें बेटा? अर्थव्यवस्था की। देखो, हम चाहते हैं कि आपको हर चीज क्लियर हो। पहले का मतलब पोस्ट, मतलब आपको ये पूर्व ऋग्वेदिक काल, इसमें अकेले ये क्या करते थे? यब को उपजाते थे। इस काल में क्या होने लगा? यब के साथ साथ यब, जो मतलब यब गेहूं, गेहूं और जो को गेहूं और चावल, क्या बेटा? चावल, तीन प्रकार की फसलें। जहां पर ये बेटा, ये आपका पूर्व वैदिक काल है। ये क्या है बेटा? आपका पूर्व वैदिक काल है। आप लिख लेना, यहाँ पर आपको बता रहे हैं हम। ये क्या है बेटा? उत्तर वैदिक काल है। प्यारे बेटा, ये क्या है? उत्तर वैदिक काल है। तो इस काल में ये लोग एक फसल का उत्पादन कर रहे थे। वहीं इस काल में ये कितनी फसलों का? 3 फसलों का उत्पादन कर रहे थे। इस काल में इनको लोहा का ज्ञान नहीं था। इस काल में इनको लोहा का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस काल में इनको लोहा के दर्शन हो गए थे। इस काल में इनको क्या हो गए थे बेटा? लोहा के दर्शन हो गए थे। इस काल में गाय की वैल्यू थी। क्या थी? गाय की वैल्यू थी। मतलब इस काल में पशुपालन की वैल्यू थी। क्या थी बेटा? पशुपालन की वैल्यू थी। मतलब पशुपालन क्या था? प्राथमिक पेशा था। प्यारे बच्चों, क्या था? प्राथमिक पेशा था। लेकिन इस काल में गाय की वैल्यू की जगह भूमि की वैल्यू बढ़ गई। क्या हुई बेटा? भूमि की। और भूमि की वैल्यू बढ़ी तो भूमि ने कृषि को जन्म दिया। भूमि ने कृषि को जन्म दिया, और कृषि को जन्म दिया तो कृषि इनका क्या हो गया बेटा? प्राथमिक पेशा। मतलब इनका पेशा क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। तो देखो, इतना सारा अंतर आ चुका था पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में और उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा और आप काफ़ी आनंद और एंजॉय भी कर रहे होंगे ये सब पढ़ते हुए। ठीक है, इसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं बेटा? सामाजिक जीवन की। उत्तर वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो क्या था? ठीक है, तो सामाजिक जीवन, बेटा सामाजिक जीवन में जब बात हम करते हैं तो वर्ण व्यवस्था तो पहले से चली आ रही थी। क्या हो रही थी बेटा? वर्ण व्यवस्था पहले से चली आ रही थी। लेकिन इस काल की जो वर्ण व्यवस्था है, क्या है बेटा? वो अब वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आ जाएगा बेटा? ये वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? जन्म मूलक। मतलब ये जन्म पर आधारित हो जाएगी। पहले क्या थी? कर्म मूलक। आप वर्ड चेंज कर सकते थे, परिवर्तनशील कर सकते थे, लेकिन अब वर्ण व्यवस्था क्या होगी? जन्म मूलक होगी। वर्ण व्यवस्था मतलब क्या हो गई बेटा? जटिल हो गई। जटिल का मतलब ठोस रूप में हो गई। अब परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब वर्ण को परिवर्तित नहीं कर सकते, वर्ण को चेंज नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? चेंज नहीं कर सकते हो। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय ही रहेगा, जो वैश्य है बेटा प्यारे बच्चों वो वैश्य ही रहेगा, और जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा। समझ रहे? शूद्र का काम अलग होता है, वैश्य का काम अलग होता है, और क्षत्रिय का काम अलग होता है, और ब्राह्मण का काम अलग होता है। और इन तीनों को क्या कर दिया गया बेटा? इनके कामों को कौन से रूप में बांट दिया गया बेटा? ऊर्ध्वाधर रूप में बांट दिया गया। किस रूप में बांट दिया गया बेटा? ऊर्ध्वाधर रूप में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या अब इन तीनों को, ये तीन है बेटा, ये सम्मिलित रूप से द्विज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? द्विज। तो अब क्या आएगा बेटा? द्विज का कॉन्सेप्ट आएगा। क्या आएगा बेटा? द्विज का कॉन्सेप्ट। मतलब द्विज का मतलब किससे है? ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड और क्षत्रिय, ब्रह्मांड क्षत्रिय प्लस वैश्य, ये तीन क्या कहलाएंगे बेटा? द्विज कहलाएंगे। और द्विजों को क्या होता है?
विशेष अधिकार मिले हुए थे। क्या मिले हुए थे बेटा? विशेष अधिकार मिले हुए थे। विशेष अधिकार क्या? कि इनके साथ मतलब इन दोनों के साथ उतना भेदभाव नहीं होता था जितना शूद्रों के पास। मतलब शूद्रों के पास कर्तव्य तो थे लेकिन क्या नहीं थे बेटा? अधिकार नहीं थे। आपका कर्तव्य है कि आप साफ सफाई करो, आपको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा। इस काल में क्या होगा बेटा? शूद्रों के साथ क्या होगा बेटा? इस काल में शूद्रों के साथ क्या होगा? शूद्रों से पढ़ने का अधिकार ले लिया जाएगा। मतलब इनकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इनके साथ क्या कर दिया जाएगा बेटा? इनकी तुलना, इनको जानवर की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा बेटा? इनको जानवर की कैटेगरी में। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं बेटा। क्या था? पहले जो पूषण थे बेटा, पूषण थे, पूर्व वैदिक काल में जो पूषण थे वो जानवरों के देवता थे। किसके देवता थे? जो पूर्व वैदिक काल थे उसमें पूषण जानवरों के देवता थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण किसके देवता बन गए? शूद्रों के। अब इसे हम समीकरण नंबर 1 दे दें और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे दें। अब इनकी हम तुलना करें तो पूषण से पूषण कट जाएगा और जानवर बराबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? शूद्र। मतलब जानवर की और शूद्र की क्या हो गई? एक ही कैटेगरी हो गई। मतलब जैसे जानवर होते हैं वैसे शूद्र होते हैं। इसके अलावा हम बात करें महिलाओं की। किसकी बात करें इस काल में? महिलाओं की। तो महिलाओं पर भी शिक्षा का प्रतिबंध लगा दिया गया। शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को भी जानवर की कैटेगरी में धकेल दिया गया। क्यों? जो व्यक्ति, जिस समाज में शिक्षा नहीं होती है, जिस व्यक्ति के पास एक अच्छी शिक्षा नहीं होती, तो वो जानवर से तो बदतर होता है, क्योंकि उसके दिमाग का विकास थोड़ी होता है। और दिमाग का विकास किसका नहीं होता है? जानवरों का नहीं होता है। तो फिर जानवर कौन कहलाएगा? वो अशिक्षित व्यक्ति। तो देखिए किस तरीके से इन लोगों के अधिकारों को छीना जा रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशन यही अधिकार देकर इनकी जो स्थिति है उसको प्रमोट कर रहा है कि भाई तुम आगे बढ़ो। तो बताओ कॉन्स्टिट्यूशन खराब है कि ये नियम बनाए गए खराब थे? कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं नियमों को तो खत्म करने के लिए आया है हमारे देश में। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं, जो कुछ लोग नहीं होते हैं, उनको कितने अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए। आज जो उनकी स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक जीवन है ये कर रहा है। और ये सामाजिक जीवन कौन है, कौन बना रहा है, आप समझ सकते हैं, और कौन इनको प्रमोट कर रहा है बहुत अच्छे से। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। आगे बात करते हैं हम इसकी। इसके अलावा द्विज का कॉन्सेप्ट आया सामाजिक जीवन में। इसके बाद सामाजिक जीवन में बेटा 16 संस्कार होने लगे। क्या होने लगे? 16 संस्कार होने लगे। कितने प्रकार के? 16 प्रकार के संस्कार होने लगे। और इनमें एक संस्कार था जिसका नाम था उपनयन संस्कार। प्यारे बच्चों क्या था बेटा? उपनयन संस्कार था। उपनयन संस्कार में, उपनयन संस्कार को जो संबंध होता था वो शिक्षा से होता था। क्या होता था बेटा? शिक्षा से। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्र और महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं होता था। और जब इनका उपनयन संस्कार नहीं होगा तो ये शिक्षा अर्जित ही नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? शिक्षा अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसी काल में बेटा, इसी काल में आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया है। क्या आया बेटा? आश्रम व्यवस्था। क्या आया बेटा प्यारे बच्चों? आश्रम व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया। आश्रम व्यवस्था कैसे बेटा? छंदोग उपनिषद में क्या मिलता है बेटा? छंदोग उपनिषद में मानव जीवन के 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। कितने? 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। लेकिन जाबालोपनिषद में मानव जीवन के 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। एक ब्रह्मचर्य आश्रम, इसके बाद गृहस्थ आश्रम, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, और इसके बाद आपका जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा संन्यास आश्रम। क्या आने वाला है बेटा? संन्यास आश्रम। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था को लाया गया। अब क्या है ये, मैं डेक्ट में चर्चा करूंगा, संस्कारों पर भी डेक्ट में चर्चा करूंगा, और
काफी डीप जाकर मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, फिर कभी। कब? फिर कभी अगले लेक्चर में संस्कार पर भी डीप में जाके चर्चा करूंगा और मैं आश्रम व्यवस्था पर भी डीप में जाके चर्चा करूंगा। और इसी समय क्या आ गया बेटा? पुरुषार्थ। क्या आ गया बेटा? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थों की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों? 4 थी। कितनी थी प्यारे बच्चों? 4 थी। इनके बारे में मैं भी चर्चा करूंगा, क्योंकि इनसे भी संबंधित कौन कौन से थे वे 4 पुरुषार्थ? काम, कामा करो, काम अर्थ धन कमाओ, काम अर्थ धर्म, धर्म करो, और इसके बाद कहां चले जाओ? मोक्ष को चले जाओ। तो काम अर्थ धर्म मोक्ष, ये 4 मानव जीवन के पुरुषार्थ थे। इसी काल में बेटा क्या आया? इसी काल में ऋण का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया बेटा? ऋण का कॉन्सेप्ट। कितने प्रकार के ऋण होते थे? 3 प्रकार के ऋण होते थे। कितने प्रकार के ऋण? एक तो ऋषि ऋण। क्या होता था बेटा? ऋषि ऋण। और एक क्या होता था बेटा? देव ऋण। क्या होता था बेटा? देवताओं का ऋण चुकाना है तो यज्ञ करो। और इसके अलावा एक ऋण कौन था बेटा? पितृऋण, यानी पिता ने तुम्हें पैदा किया, तुम एक और पैदा करो। पिता ने तुम्हें पैदा किया, तुम भी एक बालक पैदा करो, सृष्टि की रचना करो। ये ऐसे तुम अपने पिता का ऋण अदा कर सकते हो। तो इस प्रकार का ये हमारा इस काल का सामाजिक जीवन था। देखो कितना जटिल हो गया। समाज में ये सब कहाँ होते थे उस समय? ना तो कोई संस्कार, ना कोई पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट था, ना कोई तुम्हें ऋण चुकाना था, ना तुम्हारी कोई आश्रम व्यवस्था थी। क्या कर दिया ये? क्या हो गया इस काल में? कहाँ शूद्र और कहाँ महिलाओं के साथ कितना अन्याय कर दिया गया है ना। तो कितना सारा ये सिस्टम जटिल हो गया। तो इस जटिलता को बनाए रखने के लिए, इसी जटिलता को बनाए रखने के लिए इनके ऊपर भी अनेक प्रकार के क्या लाए जाएंगी? परंपराएं विकसित की जाएंगी कि ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है इसी तरीके से वर्क करता रहे। देखो मेरी बात को समझना, आज मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। क्या बेटा? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। क्या बेटा? कि ये पूरा सिस्टम वर्क करते रहे इसी तरीके से। कैसे? कि बेटा कि इसी तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क करते रहे तो क्या होगा बेटा? बहुत सारी परंपराएं लाई जाएंगी और फिर उन परंपराओं का देवीयकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कि भगवान ने बनाई हैं ये परंपराएं और आपको क्या करना? मानना पड़ेगा। उनका क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? देवीयकरण किया जाएगा। महिलाओं के लिए तो और ज्यादा, महिलाओं में तो भावनात्मक प्रथाएं लाई जाएंगी। क्या लाई जाएंगी? प्रथाएं लाई जाएंगी कि तुम भावनाओं से, बस तुम में समझदारी विकसित नहीं, सिर्फ भावनाओं को क्या करो? भावनाओं को अपनाओ। इसके अलावा क्या होगा इसमें? इसी को कंटिन्यू करने के लिए, इसी को क्या करने के लिए? कंटिन्यू करने के लिए कुछ ऐसे विधान बनाए जाएंगे जिससे जाति व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। क्या आएगी बेटा? जाति व्यवस्था अस्तित्व में आएगी। फिर इसी को कंटिन्यू करने के लिए क्या होगा? इसी को कंटिन्यू करने के लिए क्या कहा जाएगा? कि भाई लड़कियों से क्या कहा जाएगा? कि अब तुम क्या करो? सती प्रथा आएगी। इसी को कंटिन्यू करने के लिए क्या आएगी बेटा? सती प्रथा आएगी। इसी को कंटिन्यू करने के लिए बाल विवाह आएंगे, क्योंकि अब लड़कियों में समझदारी नहीं रही। उन्हें क्या पता कि विवाह क्या होता है? चाहे 2 साल में कर दो, चाहे 10 साल में कर दो, चाहे 15 साल में कर दो, बाल विवाह आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद शूद्रों को यही काम करवाए रखने के लिए उन पर भी तरह तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो आप अपना दिमाग खोलिए और हमें एक सफल मानव बनने के लिए हमें थोड़ा दिमाग से चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग से चलना पड़ेगा। कैसे हिस्ट्री अपना वर्क करती है, कैसे हिस्ट्री अपना क्या करती है? वर्क करती है। इस सिस्टम को तोड़ा किसने? इस सिस्टम को तोड़ा संविधान ने। इसी कारण संविधान, जो संविधान है, संविधान दुनिया का सबसे अच्छा हमारा संविधान है, दुनिया का सबसे अच्छा श्रेष्ठ संविधान। बशर्ते इस संविधान को लागू करने वाले अच्छा होना चाहिए। लागू का मतलब जो संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करते हो, वास्तव में संविधान को मानकर देश को चलाया जाए तो हमारा देश वास्तव में बहुत आगे पहुंच जाएगा, जो आज उस हालत में नहीं है। क्लियर? इसके अलावा हम बात करते हैं किसकी?
राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? राजनीतिक जीवन की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की जब बात करेंगे हम, तो क्या हुआ बेटा? जो राजा है, देखो बेटा, पहले जन, अब इस काल में क्या होगा? जन और जन मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा? जनपद। क्या बन जाएंगे बेटा? जनपद। अब जन का मतलब बेटा, इसको फिर हम तोड़ेंगे, इसको जरा फिर तोड़ेंगे, तो जन प्लस का पद। पद क्या होता है? स्थायी रूप से द्योतक होता है। आपको एक पद मिल जाए, किसका? आपको पद मिल जाए, किसका मिल जाए? मान के चलो आप आईपीएस बन जाओ, आप एसडीएम बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पुलिस बन जाओ, आप समीक्षा अधिकारी बन जाओ, आप कोई भी नौकरी पालो, तो तुम्हें एक पद मिल गया ना। और जब पद मिल जाएगा तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा एक जगह। और जन का मतलब क्या होता है? कबीला। क्या होता है? कबीला। तो इसका पूरा अर्थ हुआ जनपद का मतलब कबीला। अब क्या हो गया? स्थायी कबीला। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ बेटा? स्थायी कबीला। अभी जो कबीला घुमक्कड़ थे, अभी जो आर्यों के कबीले घुमक्कड़ थे, वो अब क्या हो गए? एस्टैब्लिश्ड हो गए, स्थायित्व का गुण आ गया उनमें। और साथ में जब स्थायी हो गए, तो स्थायी होने से ये क्या करने लगे बेटा? कृषि करने लगे। क्या करने लगे? कृषि करने लगे, जिससे भूमि का महत्व बढ़ गया। क्या बढ़ गया बेटा? भूमि का महत्व बढ़ गया। और जब भूमि का महत्व बढ़ जाएगा, तो बेटा जो राजा था, जो राजन था बेटा, जो उस समय राजन कहलाता था या जनस गोपा कहलाता था, उस काल में क्या कहलाता था? जनस गोप या गोपा कहलाता था बेटा उस काल में। इस राजा के अब अधिकार बढ़ जाएंगे। इस राजा के अब, पहले उस काल में राजा का काम क्या था? अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, अपने कबीले की सुरक्षा करना, पशुओं की सुरक्षा करना। लेकिन इस काल में जो राजा का काम हो जाएगा, वो ये नहीं बचेगा। अब राजा का काम हो जाएगा भूमि पर अधिकार करना। भूमि पर क्या करना? अधिकार करना। भूमि पर क्या हो जाएगा? इसका काम क्या रह जाएगा? भूमि पर अधिकार करना। और दूसरा राजा का काम क्या हो जाएगा? राजा क्या काम करेगा? राजा की शक्ति में वृद्धि होगी। राजा क्या करेगा? अपनी शक्ति में वृद्धि करेगा। कैसे बेटा? मैं बता रहा हूं आपको कैसे इसका प्रयोग करके देखते हैं बेटा। राजा को, पहले राजा को कंट्रोल करने के लिए चार चार समितियां हुआ करती थी। राजा को कंट्रोल करने के लिए पहले के काल में सभा, समिति, विदत और गढ़, चार समितियां हुआ करती थी, जिसमें सभा और समिति की शक्तियों को कमजोर कर दिया गया। शक्तियों को क्या कर दिया गया प्यारे बच्चों? शक्तियों को कमजोर कर दिया गया। और इनकी शक्तियों को कमजोर करके, समझ रहे, जब इनकी शक्तियां कमजोर हो जाएंगी, तो आप वैसे ही मान सकते हो कि राजा की शक्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और साथ में विदत को तो समाप्त ही कर दिया। ये सबसे बड़ी संस्था थी। क्यों समाप्त कर दिया? क्योंकि राजा अब मनमानी करेगा। इस काल में राजा क्या करेगा? मनमानी। सब लोग अपनी मनमानी कर रहे, तो राजा भी अपनी मनमानी करेगा। या सुनो, पहले की जनता अच्छी थी तो भाई राजा अच्छा था। अब जनता ही अच्छी नहीं है, तो राजा को मौका मिल गया, तो राजा ने विदत को समाप्त कर दिया, सभा समिति के महत्व को कम कर दिया। और तो और इन्हें क्या कहा दिया? प्रजापति की दो पुत्रियां। ये क्या है? प्रजापति की ये दो पुत्रियां हैं। बस इनका क्या कर दिया गया? देवीकरण कर दिया गया। और तो और राजा की शक्ति में वृद्धि कैसे हो गई? देखो, राजा के साथ राजा के पद का देवीकरण कर दिया गया। राजा ने अपने आप को देवताओं का रूप बताया कि मैं देवता हूं, मैं स्वयं ईश्वर हूं। मैं क्या हूं? ईश्वर हूं। मैं ईश्वर के रूप में आया हूं और तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूं। मतलब राजा को ईश्वर घोषित कर दिया गया। देखिए, राजा ईश्वर बन गया। देखते ही देखते देवीकरण का उसमें गुण आ गया। कैसे? वाजपेयी यज्ञ करने लगा। वाजपेयी यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, सॉरी, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। देखिए, यज्ञ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजा की शक्ति में वृद्धि हो रही है। जो यज्ञ कर लेता था उस काल में, ये सारे यज्ञ कर लेता तो ऐसा माना जाता था कि राजा में खुद ईश्वर आ गए, और ईश्वर से कौन लड़ पाएगा? कोई नहीं लड़ पाएगा। तो वैसे ही डर जाते थे लोग बाग। एक व्यक्ति को ईश्वर का रूप देना कहीं ना कहीं सोसाइटी को घातक होगा।
या सुनो, तो इस प्रकार से राजा के अधिकारों में और शक्तियों में वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? राजा के अधिकारों में और शक्तियों में क्या हो रही प्यारे बच्चों? वृद्धि हो रही है। इसके अलावा राजा जो है, अब राजा पहले क्या करता था, बलि नामक एक स्वैच्छिक कर मिलता था राजा के लिए। राजा ने कहा अब मैं बलि लेने वाला नहीं हूं, अब क्या, क्योंकि जब भी तुम पशुपालन करते थे इसलिए बलि में हम खुश हो जाते थे, अब तुम क्या कर रहे हो? कृषि कर रहे हो, इसलिए अब बलि की जगह हम जो राजस्व कर लेंगे उसका नाम होगा भाग। क्या होगा बेटा? भाग। और भाग की कीमत होगी 1/6 तुम्हारे उपज की। जो तुम उत्पादन कर रहे हो उसका हमें क्या दे दो? 1/6 दे दो। उस 1/6 की मात्रा को ही भाग कहा गया। राजा कहने लगा कि ये भाग है, और राजा कहने लगा ये कर ऐसी नहीं है, स्वैच्छिक नहीं है, ये अनिवार्य है, नहीं दोगे तो आपको इसका क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? इसका दंड मिलेगा। देखो किस तरीके से समाज, सोसाइटी जैसे जैसे विकास कर रही है और कैसे दलदल में फंसती जा रही है। एक साथ तो हमें ऐसे लग रहा है कि समाज देखो विकास कर रही है, स्थायित्व का गुण आ रहा है, कृषि आ रही है, पेट जो भोजन है वो पर्याप्त रूप से व्यक्तियों को मिल रहा है, लेकिन दूसरी साइड देखो समाज कितने बड़े गड्ढे में गिरती जा रही है। समाज नैतिक मूल्य भूलती जा रही है, समाज में हीन भावना आ रही है, समाज में जानवरों जैसी प्रवृत्ति आ रही है। इसके पहले का समाज देखो भाई, भली कम खाता था लेकिन मेलजोल कर रहता था, प्रकृति का संरक्षण करता था, लोगों का बचाव करता था, कोई भी व्यक्ति काम कर सकता था। राजा अपने कर्तव्यों को समझता था, ऋषि मुनि अपने कर्तव्यों को समझते थे। लेकिन इस काल में आते आते यहाँ पर प्रत्येक आदमी थोड़ा थोड़ा भ्रष्ट हो रहा था, और हमारे कहीं ना कहीं ऋषि मुनि भी इन परंपराओं को बढ़ाने में लगे हुए थे। या सुनो, तो अब प्रश्न उठता है इस प्रकार की परंपराओं पर, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग क्या राजनीतिक जीवन में अभी भी शासन की जो सत्ता रही वो राजतंत्रात्मक थी। कौन थी बेटा? राजतंत्रात्मक थी। इसके अलावा जो राजनीतिक इकाई थी इस काल में, वो सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई थी बेटा? जन की जगह जनपद। इसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। इस काल की किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन की बात करते हैं। धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो ये क्या करते थे बेटा? उपासना करते थे। तो इनका उपासना का उद्देश्य क्या था भाई? आज भी हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं लोग बाग, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। भगवान हमें ये मिल जाए, भगवान हमें वो मिल जाए, दुनिया को मिले या ना मिले तुम्हें सब कुछ मिल जाए, यही तो मांगने जाते हो। अरे सब कुछ सब लोग ये नहीं मांगते, लेकिन मूल प्रवृत्ति में तो व्यक्ति स्वार्थी ही है। मूल प्रवृत्ति में व्यक्ति स्वार्थी है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, हर व्यक्ति स्वार्थी है मूल प्रवृत्ति में। तो उपासना का उद्देश्य क्या था बेटा? भौतिक सुखों की प्राप्ति। भौतिक सुखों की प्राप्ति मतलब उपज अच्छी हो जाए कृषि की, पशुओं में दूध अच्छा निकलता रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, रोग से मुक्त रहें, यही था ना। लेकिन इस काल में लड़कियों का जन्म दुख समझा जाने लगा। लड़कियों का जन्म क्या समझे जाने लगा? दुख समझा जाने लगा समाज में, कि अब लड़कियों का होना, लड़कियों की गिनती जुआ और शराब में की जाने लगी। मतलब एक जुआ और शराब जैसी हैं। देखो समाज में कितनी हीन भावना आ रही है लड़कियों के प्रति, और लड़कियों को आज तक ये बात पता ही नहीं है कि उनके साथ जो अन्याय हुआ है वो अचानक रातों रात में नहीं हो गया, एक दिन में नहीं हो गया, 2 दिन में। ये लंबी कहानी है उनके अधिकारों को छीनने की। और जो नई अधिकार दे रहा है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है धीरे धीरे कि लो भाई पकड़ो अधिकार, करो अपनी सपनों को पूरा करो, लगाओ पर अपने आप में। लेकिन कहाँ भूल गए, उनको तो यही पता नहीं है कि जो प्रथम शिक्षिका है वो कौन है।
तो भौतिक सुखों की प्राप्ति करना कहीं ना कहीं लड़कियों के को दुख समझा जाने लगा, श्राप समझा जाने लगा समाज में लड़कियों का उत्पन्न होना। अब इस समय उपासना की पद्धति में क्या आई बेटा, चेंजिंग आ गई। उपासना का जो मेथड था, उपासना का जो मेथड था वो मेथड क्या हो गया बेटा, मेथड चेंज हो गया, पद्धति। पहले उपासना में सबसे पहले क्या रखा जाता था, उस काल में उपासना में प्रार्थनाओं को सबसे पहले रखा जाता था क्योंकि उस समय देखो, उस समय भी कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इस समय भी कोई मूर्ति पूजा नहीं हो रही है, लेकिन उस समय क्या होता था, पहले प्रार्थनाएं की जाती थी हाथ जोड़कर, बैठकर, कैसी करके। लेकिन अब प्रार्थनाओं की जगह यज्ञ ने ले लिया। अब क्या करो, यज्ञ करो। उस समय यज्ञ दूसरे नंबर पर होते थे। उस समय यज्ञों में कर्म कांड नहीं होते थे, लेकिन इस काल के जो यज्ञ हैं वो कर्म कांड युक्त हो गए। क्या हो गए बेटा, कर्म कांड युक्त हो गए। अब क्या करो, कर्म कांड करो, बलियां डालो, काटो लोगों को। पुरुष मेध यज्ञ में लोगों की बलियां दी जाती थी, काट दिया, जानवरों को काट कर इसमें डाला जाता था। पहले के जो यज्ञ थे, इसके पहले की हमारे सोसाइटी का, उन यज्ञों का मतलब होता था एनवायरमेंट को साफ करना, हबी डाल के, घी डाल के, जो डाल के उसका जो धुआं निकलता था वो एनवायरमेंट को साफ करता था। लेकिन सोसाइटी में आप देखो, यज्ञ का मतलब क्या हो गया, कर्मकांड हो गया। अब बलि डालो, क्या इससे प्रदूषण फैलेगा कि प्रदूषण मुक्त होगी दुनिया? ऐसे तो प्रदूषण फैलेगा। तो समाज का देखो रूप किस तरीके से बदल रहा है। क्या ये लोग नहीं देख रहे होंगे? कोई इनका विरोध नहीं कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। आज कौन विरोध करता है गलत चीजों का? आज भी तो कोई विरोध नहीं करता है। तुम सोचो, देखो क्या कितना हो रहा था, लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? तो तुम कौन सा विरोध करते हो आज? तुम भी तो वैसे ही हो। भारत सोया हुआ है, आज भी सोया हुआ है, उस समय भी सो रहा था। ठीक है, यदि ऐसे होता तो भारत में नवाचार कितना होता, भारत में हैप्पीनेस का जो स्कोर था वो कितना होता, भारत में भुखमरी कितनी है, भारत में गरीबी कितनी है, भारत में जो मतलब पर्यावरण इंडेक्स में भारत की स्थिति क्या है, भारत में टेक्नोलॉजी की स्थिति क्या है, भारत में नाना प्रकार के इंडेक्स देख लो कहाँ डली हमारी भारत। फिर भी कहते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, फिर भी कहते हैं कि हमें तो, चलो छोड़ो उस बात को। यज्ञ, दूसरी बात क्या आता है, प्रार्थना। अब इस काल में क्या हुआ, प्रार्थना का महत्व दूसरे नंबर पे आ गया। अब प्रार्थना करना हो करो, नहीं करना हो करो, यज्ञ करो। क्या करो, यज्ञ करो। यज्ञ करोगे क्यों? राजा यज्ञ कर रहा है ना, राजा को देखकर प्रजा भी यज्ञ करेगी। कहते नहीं बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी देखो, बड़े आदमी की हर कोई बात को मानता ना, क्योंकि वो अनुकरण कहता है, इतना बड़ा आदमी तो ऐसा काम कर रहा है तो हम क्यों नहीं करेंगे? फलाना आदमी इतना बड़ा है, हम वो देखो ऐसा काम कर रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। अरे फलाना आदमी कुआं में गिर रहा है तो क्या तुम गिर जाओगे? बड़ा आदमी नाली का पानी पी रहा है, तुम पी लोगे? नहीं कर पाओगे ना। खुद का विवेक जगाओ ना, तर्क जगाओ। दूसरों पर कब तक चलते रहोगे? तो प्रार्थना। राजा क्या कर रहा है, राजा को छोड़ो, तुम क्या कर रहे अपना देखो, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका प्रार्थना हो गया। अब लेकिन देवताओं का पदानुक्रम, देवताओं का स्थान परिवर्तित हो गया। अब भाई जो पहले के हमारे देवता थे उनका पदानुक्रम चेंज कर दिया गया, उनकी जगह किसी और को लाया गया, उनको वहां से हटा दिया गया और उसकी जगह अब सोसाइटी कहेगी अब इनकी वैल्यू कम हो गई। इनकी वैल्यू थी उस समय, अब इनकी वैल्यू अब कुछ और है। अब उनकी वैल्यू क्या है बेटा, कुछ और है। तो देवताओं के स्थान में परिवर्तन आ गया। क्या आ गया बेटा, स्थान में। कहा बेटा यंत्र हटो, यंत्र क्या करो, हटो। तो मैं हटा के प्रजापति को मुख्य देवता बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, प्रजापति को मुख्य देवता बनाया जाता है। और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कॉन्सेप्ट आया इस जीवन में। इस काल में क्या आया, 3 देवताओं को लाया गया सोसाइटी के द्वारा। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को इनकी महत्ता बढ़ने लगी और इंद्र से कहा कि भाई आपका गेम खत्म हो गया, अब गेम आपका ओवर हो गया, आप आउट हो चुके हो, अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी जगह कौन आ गए, प्रजापति। और प्रजापति के बाद कौन आ गए, ब्रह्मा, विष्णु। कालांतर में इनका महत्व बढ़ता जाएगा और वर्तमान में
इनमें से सबसे ज्यादा महत्व है किसका? महेश का, मतलब शिव जी का। इनका भी उतना महत्व नहीं बचा है। दूसरे नंबर पे इनका सबसे ज्यादा महत्व है, दूसरे नंबर पे इनका महत्व है, और तीसरे नंबर फैन फॉलोवर्स किसकी ज्यादा है? शिव जी की है। और फैन फॉलोवर्स जिसकी ज्यादा होगी उसी का तो महत्व होगा, तो फैन फॉलोवर्स तो शिव जी की है। इसके अलावा हमने आपको बताया था पूषण के बारे में कि पूषण जो पहले जानवरों के देवता हुआ करते थे प्यारे बच्चों, वो अब किसके देवता हो गए? शूद्रों के देवता हो गए। तो आशा करते हैं कि प्यारे बच्चों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आई होगी। और पढ़ने से ज़्यादा होता है बेटा समझदारी विकसित करना, और जब समझदार बन जाओगे तो आप इतिहास में किसी की ज़रूरत, ना हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी अन्य पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद इतिहास को पढ़ सकते हो। बस इसका पूरा खेल है हमारी समझदारी का, हमारे माइंड का, कि हम कितनी अच्छी समझदारी विकसित करते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम अपने लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कल फिर हम लोग इसी समय मिलते हैं। जय हिंद।